लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, ये एक ऐसा शब्द है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और शायद सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो आज का हमारा सवाल सीधा सा है, आखिर ये लोकतंत्र है क्या? हम इसे हर जगह सुनते हैं, टीवी पर, खबरों में, पर इसका असली मतलब क्या है? और पता है मजे की बात क्या है? बहुत सी सरकारें हैं जो खुद को डेमोक्रेसी तो कहती हैं, पर असल में वो होती नहीं है। और बस यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होता है। ये समझना जरूरी हो जाता है कि असली लोकतंत्र और सिर्फ नाम के लोकतंत्र में आखिर फर्क क्या है। तो आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है ना, इसका मकसद बस एक ही है, लोकतंत्र के असली मतलब को समझना। हम इसे एक एक करके टुकड़ों में तोड़कर देखेंगे। अब देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक सिंपल सी शुरुआत। तो चलिए लोकतंत्र की जो सबसे आम परिभाषा है ना, वहीं से शुरू करते हैं। तो परिभाषा ये कहती है कि लोकतंत्र सरकार का वो तरीका है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा और सिंपल लगता है ना? लेकिन असली कहानी और असली सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं। चलिए इस परिभाषा का पहला शब्द पकड़ते हैं, शासक, मतलब रूलर्स। सवाल ये है कि असली शासक है कौन? क्या हमेशा वही लोग होते हैं जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं? जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिन नेताओं को हमने चुना उनके पास आखिरी फैसला लेने की ताकत ही ना हो? क्या तब भी हम उस सिस्टम को डेमोक्रेसी कहेंगे? ये जो कार्टून स्क्रीन पर है, ये इस प्रॉब्लम को एकदम सही तरीके से दिखाता है। यहाँ जो डेमोक्रेसी यानी वोट का बक्सा है, वो एक ऐसी ताकत के कब्जे में है जिसे लोगों ने तो नहीं चुना, यानी पर्दे के पीछे कोई और है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री के दम पर तख्ता पलट कर दिया। फिर उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला। इस ऑर्डर ने उन्हें इतनी पावर दे दी कि वो चुनी हुई सरकारों को नेशनल असेंबली को भी बर्खास्त कर सकते थे। तो कहने को तो चुने हुए नेता थे, लेकिन असली पावर, फाइनल पावर किसके हाथ में थी? मिलिट्री के। तो यहां से निकल कर आता है लोकतंत्र का पहला और सबसे जरूरी फीचर, वो ये कि एक असली लोकतंत्र में आखिरी फैसला लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद चुना है, वरना उस वोट का क्या मतलब, है ना? ठीक है, अब परिभाषा के दूसरे शब्द पर आते हैं, चुनाव, मतलब इलेक्शंस। क्या सिर्फ चुनाव करवा देना ही किसी देश को लोकतांत्रिक बना देता है? सोचिए जरा, क्या हर चुनाव एक डेमोक्रेटिक चुनाव होता है? क्या होगा अगर चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों के पास कोई असली चॉइस, कोई असली विकल्प ही न हो? अगर नतीजा पहले से ही पता हो तो? इसके भी दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला, चीन। वहां चुनाव लड़ने के लिए आपको पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। दूसरा, मेक्सिको का केस देखिए, 2000 से पहले तक वहां एक ही पार्टी थी, PRI, जो हमेशा जीतती थी। कैसे? क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह की डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती थी। तो यहां से हमें लोकतंत्र का दूसरा फीचर मिलता है, वो ये कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि फ्री और फेयर चुनाव होना है। एक ऐसा चुनाव जहां जो लोग पावर में हैं, उनके हारने का भी एक रियल चांस हो। क्योंकि अगर हारने का डर ही नहीं होगा, तो चुनाव तो सिर्फ एक नाटक बनकर रह जाएगा। चलिए अब आते हैं परिभाषा के तीसरे हिस्से पर, जनता। जब हम कहते हैं कि जनता चुनती है, तो इस जनता में कौन कौन आता है? क्या इसमें हर कोई शामिल है? दुनिया में इसके भी कई उदाहरण हैं। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का हक ही नहीं था। या एस्टोनिया को देख लीजिए, वहाँ के नागरिकता कानून ऐसे हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी है, उनके लिए वोट देना बहुत मुश्किल है। और फिजी में तो सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ के मूल निवासियों के वोट की कीमत भारतीय मूल के नागरिकों के वोट से ज्यादा है। और ये हमें लोकतंत्र के तीसरे सबसे जरूरी फीचर पर ले आता है, वो ये कि एक लोकतंत्र में हर एडल्ट सिटीजन, मतलब हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यही है पॉलिटिकल इक्वालिटी का असली मतलब। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीत कर आ गई, सबने बराबर वोट भी दिया। तो क्या अब वो सरकार जो चाहे वो कर सकती है, या उस पर भी कुछ लगाम होनी चाहिए?
ये लोकतंत्र को समझने का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्या चुनाव जीतना सरकार को एक ब्लैंक चेक दे देता है कि वो कुछ भी करे? इसका एक क्लासिक केस है जिम्बाब्वे। वहां ज़ानू पीएफ पार्टी आज़ादी के बाद से ही पावर में है। उन्होंने बार बार संविधान को बदला ताकि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ती जाए। जो भी विरोध करता, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता, प्रोटेस्ट को गैर कानूनी बना दिया जाता, टीवी, रेडियो सब सरकार के कंट्रोल में। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने कोर्ट के उन फैसलों को भी मानने से इनकार कर दिया जो उनके खिलाफ थे। तो यहीं से निकलती है हमारी चौथी और आखिरी खासियत। एक डेमोक्रेटिक सरकार सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि वो चुनाव जीत गई है। उसे संविधान के बनाए कानूनों और नागरिकों के अधिकारों की सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करना होता है। यही वो चीज़ है जो किसी सरकार को तानाशाही बनने से रोकती है। तो देखा आपने, हमने एक सिंपल सी परिभाषा से शुरुआत की थी और अब हमारे पास 4 बहुत ही जरूरी फीचर्स आ गए हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो अब हमारे पास लोकतंत्र की एक पूरी तस्वीर है। नंबर 1, असली और बड़े फैसले वही लोग लें जिन्हें जनता ने चुना है। नंबर 2, चुनाव फ्री और फेयर हों जिसमें लोगों के पास असली चॉइस हो। नंबर 3, ये चॉइस हर किसी को बराबर मिले, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और नंबर 4, चुनी हुई सरकार भी संविधान और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर काम करे। और ये सब समझने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। इन चारों पैमानों को देखते हुए क्या लोकतंत्र एक मंजिल है जहां कोई देश पहुंच जाता है, या फिर ये एक सफर है, एक कोशिश है जिसे हमेशा और बेहतर बनाने की गुंजाइश रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।